नमस्कार दोस्त, मैं आदित्य रंजन फिर से आप लोगों का अपनी क्लास में स्वागत कर रहा हूं। और आज जो हम लोग क्लास में टॉपिक सेलेक्ट किए हैं वो हम लोगों का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और अभी के समय के लिए वह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो उस टॉपिक को बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन यानी डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर। डिक्लाइन ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने यह पढ़ा था या जाना था, इस बात पर हम लोग चर्चा किए थे कि आखिर दो ध्रुवीय व्यवस्था है क्या, पूंजीवादी गुट क्या है, समाजवादी गुट क्या है, और इसी के परिप्रेक्ष्य में यह भी समझे थे कि गुट निरपेक्षता क्या है। तो आज उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं सोवियत संघ। ठीक, तो आज ना तो सोवियत संघ की उस पृष्ठभूमि में जाएंगे कि किस कारण से सोवियत संघ का निर्माण हुआ, ना ही उस पृष्ठभूमि में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे कि बोल्शेविक क्रांति क्यों हुई, नहीं हुई। इन सब चीज़ों पर बात आगे की कक्षा में हम लोग करेंगे, लेकिन अभी जो बात करेंगे केवल वहाँ से बात करेंगे जहाँ से 1917 की क्रांति शुरू होती है और किस प्रकार से समय के साथ साथ समाजवादी व्यवस्था का जन्म होने के साथ उसमें परिवर्तन आते हैं और उस समाजवादी व्यवस्था में ऐसी क्या कमियां रह गई जिसके कारण से 1991 में वह सोवियत संघ विघटित हो गया। तो सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करते हैं कि आखिर सोवियत संघ जो बना वो कैसे बना। तो इसकी पृष्ठभूमि में यह जानिए कि सदियों से, कई सालों से, कई वर्षों से इस विश्व की जनता जो थी एक ऐसा सपना देख रही थी, एक ऐसे समाज का सपना देख रही थी जिस समाज में ना तो कोई उत्पीड़क हो, ना कोई उत्पीड़न हो, ना कोई शोषक हो, ना कोई शोषित हो, ना ही कहीं अपार धनराशि हो और ना कहीं दूसरी तरफ भूखों का बोलबाला हो। ठीक, एक ऐसे प्रकार की समतावादी समाज का सपना देश, पूरी दुनिया देख रही थी। और उस सपने को सबसे पहले धरती पर साकार किया किसने? तो रूस की जनता ने। ठीक, रूस की जनता ने क्या किया कि जारशाही, रूस में जो राजतंत्र था उसे हम लोग जारशाही कहते हैं, और उस समय में वहाँ के जो शासक थे वो थे जार निकोलस द्वितीय। वहाँ के शासक जो थे वे थे जार निकोलस सेकेंड। ठीक, इनकी एक रानी थी जिनका नाम था एलेक्जेंड्रा, और एक रहस्यमयी पादरी था, पुजारी था, जादूगर था जिसका नाम है रासपुटिन। इस तीनों के सम्मिलित अत्याचार से रूस की जनता ठीक रहती। और इसमें एक और आदमी आ जाते हैं जो कि उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक, जिसका नाम होता है बोर्स टर्मर। इस चार लोगों की चौकड़ी में रूस की जनता का जीना हराम कर दिया था। ठीक, और रूस अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उसी समय में हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और रूस युद्ध में शामिल हो गया। रूस के शामिल होते ही एक तो रूस की जनता भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अत्याचार से परेशान थी। दूसरी तरफ रूस के शासक रूस को विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। रूस की हर एक मोर्चे पर लगातार हार होती चली गई और अंत में जार निकोलस सेकेंड ने खुद ही मोर्चा लेने का निर्णय लिया,
खुद सैनिक नेतृत्व को उन्होंने संभाला। लेकिन तब तक रूस की स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। हुआ क्या, 30 दिसंबर 1916 को 30 दिसंबर 1916 को वहां के एक युवराज थे प्रिंस यूसुपोव। हाँ, यूसुपोव, इसने क्या किया, रासपुतिन की हत्या कर दी। कब? 30 दिसंबर 1916। हत्या करने के साथ ही रूस में राजनीतिक व्यवस्था गड़बड़ा गई। चारों बगल अव्यवस्था फैल गई, अराजकता फैल गई। हाँ, और जितने भी राजशाही वंश के लोग थे सबों को चुन चुन कर खत्म किया जाने लगा। ठीक, 12 मार्च 1917 को 12 मार्च 1917 को क्या किया गया, ड्यूमा की एक अस्थाई समिति ने, ड्यूमा रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, तो ड्यूमा की एक अस्थाई समिति ने अपने आप को रूस का सरकार घोषित कर दिया और इस प्रकार से वहां जारशाही का अंत हो गया। इसी समय में, इसी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में रूस में एक राजनीतिक दल का निर्माण होता है जिसका नाम होता है रूसी समाजवादी लोकतंत्रीय दल। रूसी समाजवादी लोकतंत्रीय दल। ठीक, और इस दल में 2 गुट होते हैं। एक गुट का नेतृत्व जो है लेनिन करते हैं और एक गुट का नेतृत्व कार्नस्काई करते हैं। लेनिन और कार्नस्काई। जिस गुट का नेतृत्व लेनिन कर रहे होते हैं उस गुट को बोल्शेविक गुट कहा जाता है, और जिस गुट का नेतृत्व कार्नस्काई कर रहे थे उस गुट को मेंशेविक कहा जाता है। ठीक, तो लेनिन वाला जो गुट था बोल्शेविक, ये अस्थाई समिति जो सरकार के रूप में काम कर रही थी, इसके रवैये से खुश नहीं थी। लेनिन का यह सोचना था कि पूरी की पूरी रूसी शक्ति जो है, रूसी समाज की शक्ति सर्वहारा वर्गों के पास में आ जाए और बुर्जुआ वर्ग की जो शक्ति है, बुर्जुआ वर्ग का जो अत्याचार है, इसकी समाप्ति हो जाए। और इस क्रम में बोल्शेविक और मोल्शेविक के बीच में टकराव पैदा हुआ, लेकिन रूस की जनता ने बोल्शेविक का साथ दिया और इस प्रकार से लेनिन रूस के दुनिया के पहले ऐसे चुने हुए शासन के अध्यक्ष बनते हैं जहां पर जिस शासन में केवल मजदूरों और किसानों का बोलबाला होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि समाजवादी समाज की, समता मूलक समाज की जो सपना बहुत पहले से देखा जा रहा था, उसकी पूर्ति अक्टूबर 1917 में बोल्शेविकों के विजय से होती है। इसीलिए इसे अक्टूबर की क्रांति या अक्टूबर की समाजवादी क्रांति भी कहते हैं। और इसी समय में लेनिन ने यह कहा था कि यह समाजवादी क्रांति अपना इतिहास और अपना नियम स्वयं बनाएगा। ठीक, और इस प्रकार से हुआ क्या कि रूस में जारशाही शासन का अंत हुआ और विश्व में पहली बार किसी मजदूर और किसानों के नेतृत्व में किसी सरकार की स्थापना हुई। और इस सरकार का जो उद्देश्य था समता मूलक समाजवादी समाज की स्थापना करना, लेकिन इस सपने को पूरा करने में रूस कहाँ तक सफल रहा, इसकी चर्चा हम लोग देखेंगे। अगर यह सपना साकार करने में रूस सफल हो जाता तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन नहीं होता। तो अब बात होती है सोवियत। सोवियत क्या है? सोवियत का अर्थ होता है प्रतिनिधि सभा। रशियन भाषा में प्रतिनिधि सभा ऐसे कहते हैं, और यह प्रतिनिधि सभा मजदूर और किसानों की प्रतिनिधि सभा को ही क्या कहा गया? सोवियत कहा गया।
और इसी मजदूर और किसानों के द्वारा स्थापित व्यवस्था को, स्थापित प्रणाली को सोवियत प्रणाली या सोवियत सिस्टम कहा गया। इस तरह से सोवियत प्रणाली का यहाँ जन्म हुआ और जारशाही प्रणाली का अंत हुआ। कोई दिक्कत? क्लियर है? कोई अगर पूछे कि सोवियत क्या है, सोवियत का मतलब ये होता है कि मजदूरों, किसानों, शोषकों, दलितों की एक प्रतिनिधि सभा, जिसे कि रशियन लैंग्वेज में सोवियत कहते हैं। और 1917 के बाद रूस में मजदूर, किसान, दलित, शोषितों की एक सिस्टम का जन्म होता है, एक प्रणाली विकसित होती है। इसे ही हम सोवियत प्रणाली कहते हैं। अब अगला टॉपिक आ जाता है कि सोवियत प्रणाली अगर क्लियर है तो सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है? सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है? तो सबसे पहले सोवियत प्रणाली की विशेषता क्या है यह जान लीजिए। हाँ, तो विशेषता में सबसे पहली विशेषता ये है कि समाजवादी राज्य की स्थापना करना। समाजवादी राज्य की स्थापना, ठीक। समाजवादी राज्य का मतलब कि उस राज्य के जो भी संसाधन हैं, उस संसाधन पर समाज के सभी वर्गों का बराबर का अधिकार होना, यही है समाजवादी राज्य की अवधारणा। दूसरा है कि राज्य के कार्य में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। हाँ, पहले राजतंत्र में जनता की कोई भागीदारी ही नहीं थी। राजा को जो मन में आए निर्णय ले ले, जो चीज़ में आए अपना वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर दे। लेकिन जब सोवियत प्रणाली का जन्म हुआ उसमें यह विशेष रूप से शामिल किया गया कि राज्य के किसी भी निर्णय में, किसी भी कार्य में, किसी भी उद्देश्य में जनता की भागीदारी को अधिक से अधिक सुनिश्चित किया जाए, ताकि उसे यह महसूस हो यह शासन व्यवस्था में हमारी अगर भागीदारी है तो हमारी भी अपनी कोई जिम्मेदारी है। तीसरा है लोकतांत्रिक व्यवस्था का जन्म, लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद का, इसे लोकतंत्रीय केंद्रीयवाद कहिए कि राजतंत्र को हटाकर एक ऐसे सेंटर का निर्माण करना, एक ऐसे केंद्र का चुनाव जिसमें कि जनता प्रत्यक्ष अपने हिसाब से उस व्यवस्था का चुनाव कर सके। उसके बाद है क्या कि साम्यवादी दल को संवैधानिकता प्रदान करना, साम्यवादी दल को मान्यता, ठीक। जब तक जारशाही चल रहा था तब तक साम्यवादी दलों पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन जारशाही के खत्म होने के बाद ठीक यह प्रयास किया गया कि साम्यवादी दल को एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिले और यह राजनीतिक कार्यों में, राजनीतिक भागीदारियों में अपने आप को संलग्न कर सके, ठीक। उसके बाद की विशेषता जो है उत्पादन पर सामाजिक नियंत्रण, उत्पादन पर सामाजिक नियंत्रण, ठीक। यानी राज्य जो कुछ भी उत्पादन करेगा उस पर किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं होगा। राज्य के प्रत्येक उत्पादन पर समाज के सभी वर्गों का अधिकार सुनिश्चित किया जाना था। एक ये व्यवस्था थी। और अगली जो विशेषता थी इसका कि सबसे बड़ी विशेषता वो था श्रम का महत्व, श्रम का महत्व, क्योंकि मजदूरों और किसानों का शासन था और मजदूर और किसान के लिए सबसे बेहतर चीज होता है मेहनत। और पहले मेहनत का कोई महत्व था नहीं, क्योंकि पूंजीवादी शासन में किसान और मजदूर केवल पूंजीपतियों के पेट या उनकी डिजायर को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं और उनके मेहनत का कोई मोल या कोई मूल्य नहीं होता था। लेकिन समाजवादी व्यवस्था में यह प्रयास किया गया कि किसानों, मजदूरों, मेहनत कशों की जो परिश्रम है, जो श्रम है, उनका महत्व दिया जाए और उनके परिश्रम का उचित
हाँ उनको मूल्य दिया गया। ठीक, विशेषता में क्या सब चल रहा है अभी? तो सबसे पहले क्या, हाँ समाजवादी राज्य की स्थापना, उसके बाद राज्य के कार्य में जनता की भागीदारी, उसके बाद में है लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद, उसके बाद है साम्यवादी दल को मान्यता, उसके बाद है उत्पादन पर सामाजिक नियंत्रण, उसके बाद की विशेषता जो है वह है श्रम का महत्व। इसके साथ साथ ठीक, इसके साथ साथ जो सोवियत प्रणाली की और विशेषता थी वो विशेषता ये थी कि सोवियत संविधान में समानता को प्रमुख सिद्धांत माना गया, समानता को प्रमुख सिद्धांत माना गया। ठीक, यानी अब किसी भी आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। उस राज्य के सभी नागरिक, चाहे वो किसी जाति, किसी नस्ल, किसी वर्ग के हो, हाँ वो आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर सभी लोग समान हैं। उसके बाद राज्य के नागरिकों के लिए कर्तव्य और दायित्व को, लोगों के कर्तव्य और दायित्व को, लोगों का राज्य के प्रति क्या कर्तव्य और दायित्व है, इसको भी संविधान में शामिल किया गया। इसके अलावा साम्यवादी दल के अलावा किसी भी राजनीतिक दल को वहाँ मान्यता नहीं मिलेगी, किसी भी राजनीतिक दल को मान्यता नहीं मिलेगी, राजनीतिक दल को मान्यता नहीं। ठीक, ये अभी हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं सोवियत संघ के, हाँ सोवियत प्रणाली की विशेषता के तौर पर। ठीक, उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो और अंतिम चीज थी कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना, जीवन स्तर में सुधार लाना, और साथ ही साथ विभिन्न सांस्कृतिक समुदाय के लोगों का संरक्षण करना, सांस्कृतिक संरक्षण करना। ठीक, तो ये हो गए आपके सोवियत प्रणाली की विशेषता। ठीक, सोवियत प्रणाली की विशेषता को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सोवियत संघ में जो समय समय पर संविधान का निर्माण, उस संविधान के निर्माण में जो शामिल कुछ तत्व हैं, उन तत्वों को अगर हम कुछ छोटे अंदाजों में अगर देखते हैं, हमें यह महसूस हो जाना चाहिए, और ये पता लग जाएगा कि आखिर सोवियत प्रणाली है क्या और ये किस प्रकार से काम कर रही थी, और आखिर इसमें ऐसी क्या विडंबना आ गई जिसके कारण से 1991 में इस संगठन का विघटन हो गया। तो आइए हम लोग पहले क्या करते हैं, सोवियत संघ में समय समय पर जो संविधान बना उसके बारे में हम लोग पूरी नहीं एक छोटी जानकारी जमा करते हैं ताकि हमें सोवियत प्रणाली की विशेषता को समझने में आसानी हो। सबसे पहले क्या करना है कि 1918 का एक संविधान को देखिए। इस समय में लेनिन रहते हैं, ठीक, उनकी मृत्यु 24 में होती है, तो इसे लेनिन का संविधान भी आप कह सकते हैं। और इस संविधान के तहत क्या किया गया कि सबसे पहले रसिया का नाम RSFSR रखा गया, रशियन सोशलिस्ट फेडरेशन ऑफ सोवियत रिपब्लिक। ठीक, रशियन सोशलिस्ट फेडरेशन ऑफ सोवियत रिपब्लिक, इसका नाम रखा गया। किसका नाम? रसिया का नाम 1918 के संविधान के तहत यह नाम रखा गया। और इस संविधान में जो सबसे बड़ी बात थी वह क्या थी कि संघात्मक प्रणाली की बात की गई। संघात्मक प्रणाली को मजबूत करने की बात यहाँ की गई। इस संविधान की जो और एक अलग बात थी वह था कि रूसी समाज से शोषक वर्गों की समाप्ति, शोषक वर्ग का अंत। समाज में किसी भी प्रकार से कोई शोषक वर्ग किसी दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी वह था समाजवादी प्रणाली की स्थापना करना। समाजवादी प्रणाली की
स्थापना, ये 1918 के संविधान के तहत कुछ परिवर्तन हुए और इस परिवर्तन के माध्यम से रसिया अपने आप को एकत्रित करने का कोशिश किया और उत्पादन को बढ़ाने का कोशिश किया। और जब 1924 में लेनिन की मृत्यु होती है तो 1924 में फिर एक बार नए संविधान को बनाने की बात आती है। तो 1924 में फिर एक संविधान बनता है रसिया में। और उस संविधान की जो विशेष बातें थी, उस संविधान की विशेष बातों में हम लोग नोट कर लेंगे क्या कि सबसे पहली जो उसकी विशेषता थी कि सोवियत समाजवादी गणराज्य यानी यूएसएसआर का यहाँ जन्म हो जाता है। ठीक, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक का यहाँ पर जन्म हो जाता है। और इस जब यूनाइटेड यानी कई सारे राज्यों के संघ को अब निर्मित होने की इजाज़त मिल जाती है, जब कई सारे राज्य एक साथ जमा होंगे, एक संघ में जमा होंगे, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा क्या, बहुजातीय संघीय राज्य का सिद्धांत। इसी संविधान के अंतर्गत आ जाएगा क्या, बहुजातीय संघीय राज्य। ठीक, इसी संविधान के अंतर्गत बहुजातीय संघीय राज्य के सिद्धांत की अवधारणा आएगी। और इस सिद्धांत की अवधारणा के तहत क्या है कि जो भी सदस्य देश इस संघ में शामिल होना चाहते हैं वो किसी बिना दबाव की अपनी स्वेच्छा से इस संघ में शामिल हों। और दूसरी बात कि सभी जो भी राज्य इसमें शामिल होंगे, जो भी लोकतांत्रिक राज्य इसमें शामिल होंगे, सभी अपने आप में प्रभुत्व संपन्न होंगे। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात थी इसकी कि बहुजातीय संघीय राज्य के सिद्धांत की, सभी राज्य समान अधिकार के सिद्धांत पर काम करेंगे। 24 के संविधान के बाद 36 ईस्वी में 1936 ईस्वी में स्टालिन के ही नेतृत्व में फिर एक बार आवश्यकता महसूस की गई कि फिर से एक संविधान का निर्माण हो। क्यों कि काफ़ी चीज़ें बदल चुकी थी। 1917 से लेकर 1936 के बीच में काफ़ी समाजवादी विचारधारा फैल चुका था, कई सारी चीज़ों में क्षेत्र में प्रसार हो चुके थे, नई नई समस्याओं का जन्म हो रहा था। उन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए एक नए संविधान की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। और इस संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो स्टालिन थे, इसीलिए 1936 के संविधान को स्टालिन का संविधान कहा गया। 1936 के सिद्धांत के बाद रसिया अर्थव्यवस्था में, रूसी अर्थव्यवस्था में बहुत व्यापक परिवर्तन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आया। और धीरे धीरे रसिया अपनी उत्पादन शक्ति की बदौलत अमेरिकी पूंजीवादी गुट को टक्कर देने की स्थिति में आ गया। और इस बीच में फिर काफ़ी समाजवादी व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आ जाने के कारण फिर से एक बार संविधान को पुनर्निर्मित करने की बात की जाने लगी। तो ब्रेजनेव के समय में 1977 में एक संविधान बनता है, ब्रेजनेव का संविधान जिसे कहते हैं, क्योंकि उस समय में नेतृत्वकर्ता ब्रेजनेव थे। अब इस संविधान के बाद रसिया में क्या हुआ कि धीरे धीरे नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। और यह जो समाजवादी व्यवस्था थी इस पर सत्तावादी दृष्टिकोण हावी होने लगे। जिन लोगों ने यह सोचकर समाजवादी राज्य की स्थापना की थी कि उनकी वर्षों की समस्याएं समाप्त हो जाएगी, युगों की परेशानियां समाप्त हो जाएगी, लेकिन वह उस सोच को, उस सपने को प्राप्त करने में असफल रहा। आगे की क्लास में हम लोग यह देखेंगे कि ब्रेजनेव संविधान क्या है, ब्रेजनेव सिद्धांत क्या है, एशिया की सामूहिक सुरक्षा को लेकर ब्रेजनेव का सिद्धांत किस प्रकार प्रासंगिक है, और चाइना के विरोध के कारण कि कैसे वह सिद्धांत एशिया में फलीभूत नहीं हो सका। और उसी ब्रेजनेव सिद्धांत के में कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई है जो कि आज
रूस और यूक्रेन के बीच एक विवाद का मुद्दा बना हुआ है। तो लगातार अगर आप क्लास में बने रहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो कुछ ऐसे विवादित विषय हैं जिस पर एक अच्छी समझ होनी चाहिए, वो आपको इस क्लास में लगातार मिलेगा।